केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, देश को बदनाम करने का लगाया आरोप। राहुल को आनी चाहिए शर्म। एफबीओ केस मामले में दिल्ली सरकार की बड़ी मुश्किलें, एलजी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। किरण वालिया ने सीबीआई से की जांच करवाने की मांग। ई बसों में अब और सुरक्षित होगा सफर, एआई के जरिए रखी जाएगी निगरानी। चालक को उबासी आएगी तो रोक दी जाएगी बस। दिल्ली जयपुर हाईवे पर फ्लाईओवर का काम शुरू, 90 दिन बंद रहेगा हाईवे पर निर्माण कार्य जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल पर हमला है, देश को बदनाम करते हैं राहुल। आज हर भारतीय की देश की तरक्की पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मीडिया से बातचीत करने के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत एक और वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। सभी चीजें भारत के वश में है। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। आज भारत एक और वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया भर में एक मेजर लीडर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार हो रही है। भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और IMF ने भी भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इकोनॉमी में दिखाया है और 2023 में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की 15% की जो भागीदारी रहेगी, ये सारी चीजें भारत के बढ़ते कदम दिखाती है, भारत के नेतृत्व के पक्ष में दिखाती है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी आज भारत। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एफबीओ केस मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एलजी कार्यालय ने पूर्व सांसद दीक्षित को उन्होंने लगातार इस बात में होते हुए पूर्व में गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एफबीओ मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एलजी कार्यालय ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और 2 मंत्री पर गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है। खुफिया जानकारी के इकट्ठा करने के लिए एफबीओ के गठन पर सवाल उठाने के बाद पूर्व सांसद सहित 2 पूर्व मंत्री सिंघल और किरण वालिया ने एलजी को पत्र लिखकर NIA या फिर CBI से जांच करवाने की मांग की थी। इसे भ्रष्टाचार से अलग मानते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी एलजी, कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं। उनकी बढ़ सकती है दिल्ली सरकार की मुश्किलें भी। तो फिल्म नेता सतीश कौशिक की मौत के मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह पर सवाल उठे हैं। अभिनेता की मौत पर सवाल उठाकर हड़कंप मचा देने वाली महिला सानवी मालू ने फिर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखा है और जांच अधिकारी को बदलने की मांग की है। महिला ने पत्र में कहा कि जांच अधिकारी भ्रष्ट हैं और वो उसके दुष्कर्म मामले में सबूत मिटा चुके हैं।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सानवी मालू के पूछताछ के लिए नोटिस भेजा तो उसने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। महिला ने कहा है कि जब तक पुलिस जांच अधिकारी को नहीं बदलेगी तब तक वो जांच में शामिल नहीं होगी। उसने बताया है कि जांच अधिकारी ने उसके मामले की बहुत ही महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट कर और अवैध रूप से हटाकर उसके आरोपी पति को बचाने की कोशिश की है। जांच अधिकारी ने उसके मामले की जांच के दौरान अंडरगारमेंट, सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जैसे सबूतों को नष्ट कर दिया था। इसकी वजह पहले भी शिकायत कर चुकी है। उसने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी उसके पति विकास मालू और उसके साथियों के साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि पिछले साल 22 नवंबर को जब पुलिस टीम ने उसके साथ पुष्पांजलि स्थित मालू फार्म पर छापा मारा था तो सभी आरोपी उस समय फार्म हाउस में मौजूद थे, लेकिन विजय सिंह ने जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें भगाने में मदद की। उन्होंने सीसीटीवी और डीवीआर को जब्त नहीं किया। उन्होंने आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए 10 दिन का नोटिस जारी किया। इस दौरान विकास मालू को सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का काफी समय मिल गया। उन्होंने इसे साबित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने की बात कही है। पत्र में उसने लिखा है कि द्वारका जिला अदालत ने भी निरीक्षक विजय सिंह की जांच को अनुचित बताया है। अदालत ने 16 जनवरी को आदेश जारी कर जांच अधिकारी, कपासेड़ा थाना प्रभारी और एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिए हैं। अदालत जांच अधिकारी को बदलने का आदेश जारी कर चुका है। इसके बावजूद सतीश कौशिक की मौत की जांच भी उसी अधिकारी को सौंपी गई है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए निगरानी रखी जाएगी। चालक कंट्रोल रूम तक इसकी सूचना पहुंचाई जाएगी। चालक को उबासी आते ही बस तत्काल रोक दी जाएगी। फिर वहां से कोच चालक से बस रोकने को कहेगा। चेहरे को पानी से धोने के बाद भी अगर चालक थकान या फिर नींद महसूस कर रहा है तो बस आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ई बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रीथ एनालाइजर भी लगाए गए हैं। इसके बाद भी चालक से अगर कोई गलती नहीं हो, इसके लिए चालक पर खास नजर रहेगी। सफर के दौरान अगर चालक को नींद या उबासी आती है तो यात्री को इसकी शिकायत करने की जरूरत भी नहीं होगी। सेंसर के जरिए चालक की फोटो कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। कोच होस्ट इसकी जानकारी पर आधार पर ड्राइवर को बस को रोकने के लिए कहेगा। चालक ने यात्रा शुरू करने से पहले शराब तो नहीं पी, इसकी जांच के लिए भी उन्हें ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट से गुजरना होगा। इसमें पास होने पर चालकों को बस की कमान सौंपी जाएगी। अगर बस चलाने के दौरान चालक को जमाई आती है तो सेंसर इसकी पहचान कर पूरा ब्यौरा कंट्रोल रूम को भेजेगा। तो आगे बढ़ेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे निर्माण कार्य के चलते 90 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। जी हां, निर्माण कार्य के चलते हाईवे के दोनों कैरिजवे रंगपुरी से रजोकरी तक बंद किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त अलाप पटेल ने बताया कि NH 48 को बंद करने के लिए मंगलवार को ट्रायल किया जाएगा। इसके तहत NH 48 को रंगपुरी से रजोकरी तक बंद करके देखा जाएगा कि यातायात पर क्या असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रायल को देखकर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। अगर कुछ कमी रही तो उसे दूर भी किया जाएगा। इसके बाद ही तय किया जाएगा कि हाईवे को कब से लेकर कब तक बंद रखना है। तो आपको बता दें, दिल्ली जयपुर हाईवे को 90 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। आपको बता दें, वहां निर्माण कार्य के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे बंद किया जा रहा है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि पहले इसका निरीक्षण किया जाएगा कि हाईवे बंद करने के बाद ट्रैफिक पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य के चलते 90 दिन ये दिल्ली से लेकर जयपुर जाने वाला हाईवे बंद रहने वाला है। निर्माण कार्य के चलते हाईवे बंद रहेगा।
आपको बता दें दोनों कैरीजवे रंगपुरी से लेकर रजोकरी तक ये बंद किए जाएंगे। हाईवे को बंद करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो उपायुक्त हैं आलाप पटेल ने बताया है कि NH48 को बंद करने के लिए मंगलवार को एक ट्रायल लिया जाएगा। इस ट्रायल में देखा जाएगा कि जब ये रूट डाइवर्ट होता है या फिर जब ये रूट बंद किया जाएगा तो इसको लेकर ट्रैफिक पे क्या कुछ असर पड़ रहा है, रहेगी तो उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्य के चलते इसे बंद किया जा रहा है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जयपुर हाईवे बंद किया जा रहा है। आपको बता दें निर्माण कार्य को लेकर के 90 दिन के लिए यह हाईवे बंद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के जो उपायुक्त हैं उन्होंने कहा है कि पहले इसका एक ट्रायल लिया जाएगा कि अगर ये रूट डाइवर्ट किया जाता है तो उससे ट्रैफिक पर क्या असर पड़ रहा है। आपको बता दें दोनों ही कैरिजवे रंगपुरी से लेकर रजोकरी तक ये बंद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त आलाप पटेल ने कहा है कि NH48 को बंद करने के लिए मंगलवार को एक ट्रायल लिया जाना है। इसके तहत NH48 को रंगपुरी से लेकर रजोगरी तक बंद करके देखा जाएगा कि यातायात पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही बताया गया है कि अगर उसमें कुछ असर पड़ता है तो ट्रायल को देखकर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें 90 दिन के लिए निर्माण कार्य के चलते NH48 यानी कि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद किया जाना है। तो आपको बता दें दिल्ली जयपुर हाईवे निर्माण कार्य के चलते अब 90 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। निर्माण कार्य के चलते हाईवे के दोनों कैरीज रंगपुरी से रजोगरी तक ये बंद किए जाने हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटे से विवाद से एक दूसरे की जान लेना मानो अब आम बात हो गई है। अब अमन विहार थाना पुलिस ने एक ऐसे ही सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रोहिणी सेक्टर 22 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात से इलाके के आसपास के लोग दहशत में हैं। पुलिस ने इस मामले में महज 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग सहित 7 लोगों को धर दबोचा है। आरोपियों की पहचान विकास लाला, निहाल आकाश के रूप में हुई है, जबकि इस मामले में अभी 4 नाबालिग शामिल हैं। 11 मार्च को सेक्टर 22 में अमन विहार एरिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट नोटिस में आया था। एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वहाँ पे कुछ लड़के आए और उन्होंने फायरिंग की और जिसमें कि एक शख्स जो योगेश था उसकी गोली लगने से डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमने ऑपरेशंस और लोकल पुलिस की टीम्स बनाई गई डेडिकेटेड, और पूरा इसका ट्रैक किया गया। जो जो सीसीटीवी फुटेज मिले और लोकल इंटेलिजेंस बेस्ड पे हमने विदिन 24 आवर्स इस केस को क्रैक कर लिया है। और जो मेन एक्यूज था, मेन एलिज्ड विकास एलियस लाला, वो हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ उसके 2 और साथी निहाल और आकाश, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 4 जुवेनाइल्स जो जिन्होंने कंपनी किया था उनको भी हमने एप्रीहेंड कर लिया है। तो वहीं दिल्ली में H3N2 के मामले बढ़ने के साथ साथ अब कोरोना के केस भी फिर से लगातार बढ़ने लगे हैं। सोमवार को इस मामले में पहली बार 10 से अधिक मामले सामने आए।
संक्रमण दर भी 3% सा दिख रही है। डॉक्टरों की माने तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस मजबूत हुआ है, जिसके लक्षण कोरोना की तरह ही हैं। हालांकि ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा इस साल के सबसे अधिक है। इससे पहले 29 दिसंबर को 11 मामले सामने आए थे। रविवार को दिल्ली में 401 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 3.24% लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वही 14 मरीजों को छुट्टी दी गई है। रात की बात फिलहाल यह है कि किसी मरीज की कोरोना के कारण कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना के 38 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 20 मरीज घरों में हैं, जबकि 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इन 5 मरीजों में से 2 मरीज आईसीयू पर, जबकि 1 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही।